अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा, कल जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी मीटिंग में, उसमें मेरे माइक का थोड़ा सा इशू था, जिस वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी उस वीडियो में और मीटिंग में। तो ये मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को आप सब लोगों को ये दोबारा से एक एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। माय नेम इज़ Fahad. I am a software engineer from past 4 years of experience building mobile application and as well as web application in Flutter and Android, and also I have also experience in React. And currently I'm working with a company named Alchemia VC, where I'm building an app named LokiChat, which is basically the clone of ChatGPT, and it has many features in it for content creator, YouTubers, and for daily usage. सो हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है, हमें मोबाइल एप्लीकेशन में फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हमें नेटिव की तरफ जाना चाहिए या फिर हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है? मोबाइल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मोबाइल्स को, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती है। मतलब कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो स्मॉल स्क्रीन की हो और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें, या फिर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये दो ही मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अभी करंटली मार्केट में पॉपुलर है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि किस किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है। दूसरा, नेटिव में क्या फ़र्क है और फ्रेमवर्क्स में क्या फ़र्क है, फ्लटर क्या है, रिएक्ट नेटिव क्या है, एंड्रॉयड नेटिव क्या है, और iOS नेटिव क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आपके कैरियर में आपके पास चॉइसेस होंगी तीन, और तीन चॉइसेस के अलावा आपके पास दो और ऑप्शंस होंगी अगर आप थर्ड वन पे जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर वन हमारे पास है iOS नेटिव है, ऑप्शन नंबर टू हमारे पास एंड्रॉयड नेटिव है, और थर्ड वन है हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स, ठीक है? और तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि नेटिव और फ्रेमवर्क्स में क्या है फ़र्क है। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि नेटिव क्या होती है। अच्छा, नेटिव वो नेटिव सॉरी iOS नेटिव में ये होता है कि हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं एक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए फॉर एप्पल डिवाइसेस, जिसमें हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्विफ्ट। तो एंड सेकंड वन है रूबी। तो ये दोनों लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। मतलब कि अगर आपको स्विफ्ट और रूबी आती है तो ठीक है। तकरीबन आपको 90% स्विफ्ट आनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारे पास है रूबी, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन वो यूज़ ज़रूर होती है। तो उसके लिए आपको 10% या कह लें कि 20% आनी चाहिए, और तब जाके आप एक iOS नेटिव एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो iOS नेटिव एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें आपको क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। iOS नेटिव के एडवांटेज ये हैं कि आप अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हैं जो प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क को परफॉर्म कर सके। प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क कौन से होते हैं? वो टास्क जिस पे आपकी एप्लीकेशन अब मोबाइल का प्रोसेसर फुल यूजेज कर सके, उसको उसको हम प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क कहते हैं, ठीक है? मतलब वो हमारी एप्लीकेशन जो प्रोसेसर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, उससे पूरी पावर ले। और इसमें किस तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं? वीडियो एडिटिंग ऐप्स होगी, वीआर ऐप्स होगी, एआई ऐप्स होगी, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। और इसके अलावा कोई 3D एनिमेशन वाली एप्लीकेशंस होगी, उसके लिए हम नेटिव की तरफ लाजमी आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास iOS नेटिव। और
जो कि यूज़ होता है। और इसके डिसएडवांटेज भी मैं बता दूं। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो एडवांटेज बहुत बड़ा है कि आप इस iOS की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एप्पल के आईपैड्स हो गए, और दूसरा एप्पल के आईपैड्स और एप्पल के आईफोन्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। स्मूथ एप्लीकेशन होगी, लेटेस्ट डिपेंडेंसीज होंगी। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? पैकेजेस होते हैं जो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बटन्स हो गए, बटन्स के न्यू डिज़ाइन आएंगे तो सबसे पहले नेटिव में आएंगे और आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको कोई डिपेंडेंसी का इशू नहीं आएगा। आपकी एप्लीकेशन काफ़ी देर तक चलती रहेगी आपकी लेटेस्ट डिवाइसेस तक। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपको iOS आ गई, आपको iOS डेवलपमेंट आ गई, तो उसके बाद आप दूसरे फ्रेमवर्क्स पे जाते हैं या फिर नेटिव एप्लीकेशंस पे जाते हैं तो वो नहीं आएगी आपको। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे एप्लीकेशन बनवानी है एंड्रॉयड में, तो वहाँ पे आप बाउंड हो जाएंगे। वहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं होगा, आपको iOS पे ही डेवलप करनी पड़ेगी। और अब हम एक दफ़ा एंड्रॉयड नेटिव की तरफ आते हैं। सिमिलर ये भी iOS नेटिव की तरह है, बट फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए हम अगर कोई एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और सिमिलर प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क हैं जो कि पूरे हमारे सीपीयू को फुल यूटिलाइज कर सकें, तो उसके लिए हम iOS नेटिव की तरफ जाते हैं। इसमें अभी करंटली लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है वो कोटलिन हो रही है। इससे पहले ये जावा यूज़ हो रही थी। जावा बहुत देर तक चलती रही, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा लैंग्वेज को, बट जो परफॉर्मेंस है वो कोटलिन से ज़्यादा अच्छी, जो जावा से अच्छी देती है, ठीक है। मतलब कोटलिन में जो है इसका सिंटैक्स भी इजी है। क्या नाम है उसका, जिसको कहते हैं हम लोग, बॉयलर प्लेट्स भी कम है। बॉयलर प्लेट्स क्या होते हैं कि हमारी लैंग्वेजेस के अंदर अननेसेसरी कोड नहीं लिखना पड़ता हमें, तो वो बॉयलर प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह ही है जिस तरह iOS नेटिव के बारे में आपको समझाया, बट ये है एंड्रॉयड नेटिव। और अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी जो प्रोसेसर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स पे। तो हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स वो होते हैं जिसमें आप एक ही कोड बेस को यूज़ करते हुए कोई भी दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। इसका मतलब है ये कि अगर आपको एक कोई लैंग्वेज आती है या डार्ट आती है फॉर फ्लटर, मैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के बारे में भी बताऊंगा, उसके भी कंपैरिजन करूंगा। या फिर आपको आती है जावास्क्रिप्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज़ करते हो, इस लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, अ, इस ये लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अगर डार्ट आती है तो आप फ्लटर की तरफ जा सकते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट नेटिव की तरफ जा सकते हैं। एक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप बिल्ड क्रिएट कर सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब ये हमारा कोड आ गया, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और इस लैंग्वेज में करेंगे, डार्ट या जावा में। तो हमारे पास एक कंपाइलर आता है या फिर एक इंटरप्रेटर आता है जो इसको कंपाइल करके एक बिल्ड क्रिएट करके देता है हमें फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। फॉर iOS एंड एंड्रॉयड यहाँ पे मैं मेंशन भी करता हूँ। यहाँ पे कोई भी हो सकता है हमारे पास कंपाइलर, मैं मेंशन कर देता हूँ कंपाइलर, जो कि हमें हेल्प करता है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। ये जो कोड है, ये ये तो चलेगा, आपको शो होगा और मतलब रियल टाइम पे आपको चेंजेस भी शो होंगी, बट iOS और एंड्रॉयड पे नहीं रन होगा। उसके लिए हमें ये चाहिए होता है कंपाइलर, जो कि हमारी बिल्ड को चेंज करता है और इस इनक्रिप्टेड कोड जो है ना वो जनरेट करके iOS या एंड्रॉयड के लिए बिल्ड बनाता है। तो ये होता है कि अगर आपको कोई एक ऐसी लैंग्वेज डार्ट या जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप इसको यूज़ करते हुए दोनों एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कि हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स के साथ जाते हैं हम लोग, क्योंकि iOS नेटिव या एंड्रॉयड नेटिव के लिए तो हम बाउंड हो जाएंगे। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे iOS बनवानी है और मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो वहाँ पे तो हम फंस जाएंगे कि नहीं यार मुझे तो आती नहीं iOS। और इसी तरह कोई iOS डेवलपर होगा, वो भी यही कहेगा यार, अगर उसके पास एंड्रॉयड डेवलपर का कोई क्लाइंट आता है, तो वो भी कहेगा यार मुझे तो एंड्रॉयड नहीं आती।
तो मैंने काश हाइब्रिड फ्रेमवर्क की तरफ चलाया था। ये भी आंसर एक तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की एप्लीकेशन बनवानी है। अच्छा, जो हाइब्रिड एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस किस तरह की डेवलप हो सकती हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग, ताकि प्रोसेसर को फुली यूटिलाइज कर सकें हम। लेकिन हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स में ये नहीं कर सकते हम। हाँ, यूटिलाइज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कर सकते हैं, तकरीबन 70-80% कर सकते हैं, लेकिन 100% तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी होती है लैंग्वेज की। ठीक है, इसने भी कन्वर्ट करना है पहले। इसी तरह से जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है, हमारी ये एप्लीकेशन है हाइब्रिड एप्लीकेशन, तो वो पहले कन्वर्ट होती है नेटिव में। मतलब हमारी एंड्रॉयड होगी या फिर हमारी आईओएस होगी, उसके बाद ये जो टास्क है वो जाता है प्रोसेसर की साइड पे। ये मिलेगा, फिर ये हमारे चिप को मिलेगा, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। और उसके बाद ही हमारा जो है ना काम बन सकता है। तो ये जो बीच में ब्रिज आ रहा है, इस चीज़ को ये स्लो कर देता है काम। ये जो ब्रिज है, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ, ये जो ब्रिज है वो इस टास्क को स्लो कर देता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाता है हमारे पास। अगर तो हम नेटिव एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो ये ब्रिज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोसेसर को और उसी से टास्क ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने जिस तरह से आपको पहले मेंशन करके बताया कि किस तरह की एप्लीकेशन बिल्ड हो सकती हैं और किस तरह की एप्लीकेशन बिल्ड करनी चाहिए, यहाँ पे हमें फ्रेमवर्क्स में हमें बिल्ड करवानी चाहिए एप्लीकेशन जिसमें कर्ड ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, हम एपीआई कॉल्स कर रहे हैं और सारा जो लोड है हमारा प्रोसेसिंग का, वो सर्वर साइड पे है, हमारे प्रोसेसर पे नहीं है, अपने मोबाइल के प्रोसेसर पे नहीं है। तो वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। इसमें किस तरह की एप्लीकेशन बन सकते हैं, जिस तरह हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, और दूसरा हमारे पास फेसबुक एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशंस है ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स पे बनी हुई हैं और ये बन भी सकती हैं। अच्छा, जब आपने जाना है वीडियो एडिटिंग की तरफ, वीआर की तरफ जाना है, तो फिर आपको नेटिव चूज़ करना चाहिए। कि ये टोटली डिपेंड करता है आपको, आप किस मार्केट में बैठे हो, आप पाकिस्तान में हो, बाहर हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, कैसे करना चाह रहे हो, मार्केट कैसी चल रही है, इस साल किस तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं, अगले साल किस तरह के आ रहे हैं। ये सारा कुछ आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, फिर आपको एक अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स। अब हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स में, जिसमें एक का नाम है फ्लटर और दूसरे का नाम है नेटिव, सॉरी, रिएक्ट नेटिव। तो ये दोनों पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी हैं, ज़ारमिन भी है और भी हैं पॉपुलर, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है। फर्स्ट पे ये ही दोनों चल रहे हैं, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंड जो फ्लटर का फाउंडर है उसका है गूगल। बेसिकली गूगल वही है जिसने एंड्रॉयड को बनाया है। ठीक है, एंड्रॉयड नेटिव को बनवाया है, और गूगल ही ओन करता है फ्लटर को भी। और इसी तरह अगर आप रिएक्ट नेटिव है, तो ये फेसबुक ने बनाया, जिसका अब नाम मेटा है। तो इसको मैं फेसबुक भी कहता हूँ, जिसका नाम पहले फेसबुक हुआ करता था, अब लोग इसको मेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका फाउंडर जो है वो फेसबुक है, इसका फाउंडर जो है वो गूगल है। दोनों ही फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे हैं और इसकी पेरेंट कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चूज़ करना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दूँ। अगर तो आप को नॉलेज है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जाएं रिएक्ट नेटिव की तरफ, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है काफ़ी हद तक सिमिलर है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस की तरह। काफ़ी हद तक नहीं, तकरीबन आप समझ लें कि 80% सारा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट मुश्किल लग रही है, हाँ आई नो कि लोगों के लिए इजी होती है एचटीएमएल करना और सीएसएस करना, डिज़ाइन बनाना इजी हो गया और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना इजी हो गया। लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रही है जावास्क्रिप्ट के, नहीं यार सिंटैक्स नहीं समझ आ रही, किस तरह से कंपाइल हो रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, अगर यहाँ पे मुश्किल आ रही है ना आपको, तो मैं रिकमेंड करूँगा डार्ट लैंग्वेज की तरफ जाएँ। अच्छा, डार्ट लैंग्वेज के आपने बारे में बहुत कम सुना होगा, और बिल्कुल सही सुना है कि ये जो है ना डार्ट लैंग्वेज, ये सिर्फ फ्लटर के लिए यूज़ होती है।
और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लटर के लिए ही है ये। तो अगर तो आपको जावा आती है या सी प्लस प्लस भी आती है ना, तो आप इसको इजीली सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। कुछ आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन आपको डार्ट लैंग्वेज बिल्कुल इजी लगेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं जावा ही या जावा सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। मोबाइल एप्लीकेशन क्या थी, हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होती है, आईओएस नेटिव, एंड्रॉइड नेटिव, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, इसके बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो वो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ग्रुप में कर लें आप मुझे, या डायरेक्ट मैसेज कर लें, मैं आपको आंसर करूंगा। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिस हो गई हैं इस वीडियो में, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, मैंने उनका आंसर्स किए थे, काफ़ी हद तक मैंने इसमें कवर किए हैं, बट मिस हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे यहाँ तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कोई आपका वेब रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप जैक भाई से भी पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे वेब रिलेटेड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है मोबाइल रिलेटेड, तो उसके लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट करें, जब मैं अवेलेबल होऊंगा तो आपको ज़रूर कॉन्टेक्ट बैक करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपका कोड नेम क्या है? स्टिल कोडिंग आपका नाम लिखा आ रहा है। हमजा। हमजा। हमजा, आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली एआई से काम तो आप जो है वो कोई भी करवा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको उसकी बेसिक्स जो है वो पता हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स पता हो। उसके अलावा कुछ आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके अंदर जो है आपको होना चाहिए, लॉजिक्स आपकी जो है वो स्ट्रांग हो। देन उसके बाद जो है एआई से तो फिर आप कुछ भी करवा सकते हैं, बट मैटर करता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। आपने कोई भी लाइक किसी एप्लीकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कोई फीचर ऐड करवाना है, तो ज़रूरी नहीं वो चैटबॉट ही हो। उसके अलावा आप कोई अकाउंट से रेलिवेंट भी जो है वो ऐड करवा सकते हैं कि आपकी लाइक कोई एप्लीकेशन है और उसके अंदर आप चाहते हैं कि इन्वेंट्री सिस्टम है, तो आप उसके अंदर आप थ्रू एआई अपने जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें आप चेक करवा सकते हैं कि कितनी जो है मेरी सेल हुई है। मुझे जो है वो इसके अंदर मैं अपनी सेल को किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ, या मैं जो है मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो मेरी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग आइटम्स हैं, तो वो आपको जो है उन प्रोडक्ट्स की जो है वो डिटेल्स और वो सारा उनके बारे में जो है उनकी सेल से रेलिवेंट वो पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दे। तो इस तरह के भी आप एआई के जो है वो फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसके लिए आपने जो है वो एआई फीचर ऐड करना है। फीचर तो कोई भी ऐड कर सकते हैं आप। आजकल तो हर चीज़ ही जो है वो एआई से बेस्ड जो है चल रही है, चाहे वो वेब है चाहे वो मोबाइल ऐप है। ठीक है। तो बट द फर्स्ट थिंग इज, पहला स्टेप यही कि आपकी जो है वो बेसिक्स और लॉजिक्स जो है वो किस तरह की है, आपकी जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो किस तरह की है, ये पहले मैटर करता है। सही। और वन लास्ट क्वेश्चन, जी। अभी के दौर में जो सा अभी लेटेस्ट चल रहा है एआई का दौर है, इसमें हमें वाइब कोडिंग करनी चाहिए या फिर हमें लर्न करनी चाहिए कोडिंग? नहीं। आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो प्योरिटी के ऊपर जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो ये कि भाई आप बिगनर हैं, तो आपको जो है वो कोडिंग को पहले अपनी बेसिक्स को पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप टूल्स के ऊपर डिपेंड करें। टूल्स तो आपको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, वक्ती तौर पे आपको नज़र आता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बट वो आपका बेसिकली फ्यूचर जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। क्लाइंट जो है वो हर टाइम कहता है कि जी मुझे चीज़ जल्दी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लाइंट जो है वो उस टाइम पे आपसे चीज़ बनवा लेगा, आपने भी टूल को यूज़ करके चीज़ उसको डिलीवर कर दी, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आपने जो डिलीवर किया है वो है क्या एक्चुअली में, क्योंकि आपकी बेसिक्स ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपको कोड लिखने का भी पता ही नहीं है जो आप लिख रहे हैं क्या ये ठीक भी है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं उसका आपको आइडिया नहीं है। एआई टूल हर चीज़ जो है वो एग्जैक्ट नहीं लिख के देता। एग्जैक्ट
ह्यूमन जो है वो हमेशा उसको सेट करके देता है जिसकी लॉजिक स्ट्रांग है। वो खुद जो है उसकी R&D करता है, वो चेक करता है कि ये जो एआई ने मुझे कोड प्रोवाइड किया है, ये कोड जो है एक्चुअली में इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ पे जाके ये मेरा कोड जो है, कौन से ऐसे टेस्ट केसेस हैं जहाँ पे जाके ये मेरा कोड जो है वो क्रैश कर सकता है, तो मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो ये तब चीज़ आती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब आप कोड को खुद लिख के प्रैक्टिस करके, तो फिर उसके बाद जो है वो सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर जाके आप जो है वो एआई के साथ जो है उसकी हेल्प लेने के काबिल होते हैं। ठीक है, तब आपको जो है उसकी सपोर्ट लेनी चाहिए, ना कि आप अभी बिगनर हो तो आप जो है वो एआई के साथ जो है इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत से इवन मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं डेवलपर्स के, जो कि अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं जी, 2 साल का एक्सपीरियंस है, हम 3 साल के एक्सपीरियंस हैं। इंटरव्यू करने के बाद जी पता लगता है कि उनको बेसिक्स का नहीं पता, उनको इवन ऊप जो है उसकी पिलर्स जो है वो भी पूरे तरीके से नहीं पता होते। वो क्या करते हैं जी, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं एआई के ऊपर। वो पोर्टफोलियो के अंदर दिखाते हैं कि जी हमने ये वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर दी, हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड की है, हम जो है वो अभी करंटली इस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब उनसे जो है वो क्वेश्चंस मैं करता हूँ तो आगे से उनको जो है वो बेसिक फीचर्स का नहीं पता होता। तो फिर इन द एंड जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप ये कैसे जो है वो बिल्ड करते हो, तो वो आगे से क्या बोलते हैं कि जी हम लोग जो है टूल्स को यूज करते हैं, चैट जीपीटी जेमिनाई को यूज करके जो है वो कोड लिखवा देते हैं, उसको हम जो है प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें कोड देता है, वो ही हम कॉपी पेस्ट करके जो है वो आगे चिपका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं टोटली फेल, जॉब नहीं मिल सकती, जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है आपकी, आपको पता नहीं है बेसिक्स का, आपको पता नहीं है कोडिंग का, आपकी जॉब कभी भी जो है अगर मिल भी जाए, चांस है अगर जो है वो मिल भी जाए, तो आपकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, वो कभी भी फायर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो है उनको, आउटपुट जो है उनको वो नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं हमेशा यही जो है वो जूनियर्स को और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो है कोडिंग स्किल्स को डेवलप करें। अपनी जो है वो स्किल्स को जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो आपके लिए जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं। एआई को यूज करना भी एक आर्ट है। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे वो एक बनी हुई है, कहावत बनी हुई है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो आप अगर नकल कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पहले अकल आनी चाहिए। अकल मीन्स ये आपके पास पहले उसकी स्किल होना चाहिए, आपको पता हो कि यार ये जो अगर कंडीशन लगी हुई है, ये जो लूप चल रहा है, या ये रिकर्सिव जो फंक्शंस चल रहे हैं, ये बेसिकली ठीक भी चल रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई क्यूरी कॉल हो रही है, क्या वो क्यूरी की लॉजिक ठीक है, क्या इसको मैं मजीद ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? क्यूरी उसने आपके करंट एग्जिस्टिंग जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अब एआई को तो नहीं पता आपकी वेबसाइट का या आपकी एप्लीकेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो आपने उसको सिंपली कह दिया कि जी मुझे एक ये फीचर बना दो, अब वो फीचर आपके बाकी जो है वो मॉड्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं, आपके बाकी मॉड्यूल्स के साथ वो मीट ना कर रहा हो, आपके बाकी मॉड्यूल्स की स्पीड को, लोड टाइम को स्लो कर दे, तो वहां पे जाके फिर जो है आपका एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो इस चीज के लिए एआई को यूज जरूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर केस के अंदर। अभी फिलहाल आप लोगों का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको अपने कोडिंग स्किल्स को जो है वो डेवलप करना चाहिए, खुद का कोड लिख के, खुद उसकी प्रैक्टिस करके, खुद उसके अंदर से एरर ट्रेस आउट करके, उन एरर्स को खुद फिक्स करके। क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो है वो यही पूछते हैं कि भाई अगर मैंने वो गलत कोड जो है वो लिख के दे देते हैं कि भाई ये गलत कोड है, इसमें से एरर निकालें या इस कोड को ठीक करें। अब आपने एआई से जो है वो सारी कोडिंग करवाई होगी, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये कोड कर क्या रहा है, इसके अंदर एरर कहाँ पे है, इसको मैंने ठीक करना है तो कैसे करना है, इसकी लॉजिक क्या होगी। ये वो बारीक पॉइंट्स हैं जो कि बिगनर्स नहीं समझते। वो यही समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो कुछ भी करवा लें। स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हो गए, जूनियर डेवलपर्स हो गए, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि अपने आप को आदी बना लेते हैं
इन टूल्स का। आई होप आपको जो है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। जी क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके। फहद, आपकी तरफ से अभी कोई और चीज़ है? हम्म। अच्छा, आप थोड़ा सा जो है वो मार्केट स्कोप और थोड़ा सा जो है वो फ्लटर के बेनिफिट्स और जॉब से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं ना अब आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ वेब के बैकएंड से रेलिवेंट। बेसिकली मेरा जो है वो तकरीबन 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एज ए बैकएंड डेवलपर। और मैं जो है वो बेसिकली बैकएंड के साथ साथ जो है वो फुल स्टैक के फुल एज ए फुल स्टैक डेवलपर भी वर्क कर रहा हूँ। और मेरे जो है वो कैनेडियन क्लाइंट्स के साथ भी जो है वो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और फिर उसके बाद इटालियन, जापान, जो कि इस टाइम पे लाइव भी हैं और चल रहे हैं। मैं आपको ज़रा वो दिखा भी दूंगा। और इसके साथ साथ जो है वो आपको थोड़ा सा जो है मैं अपना फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज़ करेंगे बैकएंड के लिए उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और देन उसके बाद हम लोग जो है जो अभी करंटली चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स लाइव, तो उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक मेरे क्लाइंट थे, ठीक है, जो कि जापान में उनकी कंपनी है। और ऑक्शन एक वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट गाड़ियां जो हैं वहाँ से जापान से ऑक्शंस से जो है वो कार्स को पिक करके तो पूरे वर्ल्ड में जो है डिलीवर करते हैं। तो कस्टमर्स जो है आके यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हमें इस टाइप की जो है वो गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है वो डीलर्स हजरात जो हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया, और डीलर्स जो है वो उन रिक्वेस्ट को देख के तो उसके अकॉर्डिंगली कार्स जो हैं वो ट्रेस आउट करते हैं जापान में। कि आपको पता है जापानीज कार जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है ऑटोमेटिक कार्स। तो अभी जो है वो ये कि डीलर्स जो है उन रिक्वेस्ट को देखे तो कार्स को ढूंढ के तो फिर उन कस्टमर्स को वो कार्स फॉरवर्ड करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ये है वो वेबसाइट जहाँ पे जो कि इस टाइम पे चल रही है। और ये कुछ उन्होंने इधर कार्स एज ए डेमो के तौर पे जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है ये मैंने बिल्ड की थी उनके लिए। इसको जो है वो इसके अंदर मल्टीपल रोल्स हैं। एडमिन भी होता है एक, इसमें यूज़र होता है, और इसके अलावा डीलर होता है। अच्छा, तो इसके अलावा एक और वेबसाइट जो कि डेनमार्क के अंदर मेरा जो है कस्टमर सॉरी क्लाइंट जो कि वेबसाइट उसने बनवाई थी अपने बिजनेस के लिए। सॉरी, एक एक एक्सप्रेस। तो ये हैं क्लाइंट जिनका अपना डेनमार्क के अंदर बिजनेस है। और इनका है बेसिकली कार्स का बिजनेस। वो ये कि एयरपोर्ट्स पे जो कस्टमर्स आते हैं, जो पैसेंजर्स आते हैं, वो अपने लिए कार्स बुक करवाते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, ताकि जो है वो डेनमार्क में कहीं पे भी जो है वो मूव कर सकें, बजाय इसके कि वो कोई टैक्सी जो है वहाँ से अपनी जो है एयरपोर्ट से वो करवाएं। या अगर वो टूर पे आए हैं तो वो टूर पे उन्होंने जो है 1 हफ्ते का टूर है, महीने का टूर है, तो उनको एक जो है वो प्राइवेट कार चाहिए, तो वो जो है वो बुक करवाते हैं। तो ये इनका बिजनेस है, ये कार्स इनकी हैं, और वो सर्विसेज जो हैं उन पैसेंजर्स को देते हैं। इन्होंने कुछ कंपनीज जो थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट पैसेंजर्स का रिकॉर्ड पिक करके, तो वो आगे से
कार्स उनके लिए बुक करवाते हैं, वो कंपनीज जो है इस क्लाइंट के साथ लिंक्ड हैं। अब वो कंपनीज जो हैं वो पैसेंजर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि आपने अगर अपनी ये बुक की है फ्लाइट, तो आप जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच के आप अपने लिए कार भी बुक करवा सकते हैं, ताकि आपको जो है वो विदाउट एनी वेट आप उतने बाहर निकले एयरपोर्ट से, कार आपका वेट करेगी और आप जो है वो कार में बैठ के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो इनकी कार्स हैं, ये सर्विसेज देते हैं कार्स की। बीच में एक मीडियम है वो थर्ड पार्टी, जो कि पैसेंजर्स को फैसिलिटी देती है कि आप इस कंपनी के थ्रू कार्स को बुक कर सकते हैं। तो इनको ये मैंने बेसिकली ये वेबसाइट बना के दी, और ये इस टाइम पे डेनमार्क के अंदर ये वेबसाइट सर्विसेज दे रही है, और ये इनका बिजनेस जो है ये चल रहा है। इनके पास लेमोजीन्स हैं, BMW, मर्सिडीज, ये गाड़ियाँ। इसके अलावा ये वैगन, अगर आपको बड़ी जो है फैमिली है आपकी, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप, तो वो भी इनके पास कार्ड्स हैं। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, ये उनकी वेबसाइट, इसके ऊपर करंटली मैं वर्क कर भी रहा हूँ। और उसके अलावा अभी रिसेंटली एक जो है वो हमने जो है एक बनाया HRM सिस्टम, ठीक है। एच आर एम सिस्टम बेसिकली ये वर्क करता है, ये बेसिकली वर्क करता है इस तरह से। आपने देखा होगा कि एक HR जो है उसके मल्टीपल्स जो है चीज़ों को वो मैनेज कर रहा होता है। उसके अंदर जो है आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी लगती है, वहाँ पे आपको शिफ्ट भी अगर है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, शिफ्ट्स होती हैं, अटेंडेंस होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स से रिलेवेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कंपनी आपको जो है कोई प्रोजेक्ट असाइन करती है, उन प्रोजेक्ट्स के आगे से टास्क बनते हैं, फिर उसके बाद पेरोल्स आपके बनते हैं। अब एक पूरा एक HR सिस्टम, अब अगर आप कभी एक्सप्लोर करें तो उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो वो ये बेसिकली पूरा एक HR सिस्टम है, जिसके अंदर ये AI जो है एक फीचर ये इंटीग्रेट इन्होंने करवाया था। तो ये भी जो है इस टाइम पे करंटली रन है। इसका टोटली फ्रंट एंड, वेब का फ्रंट एंड और बैक एंड, वो API इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग ये डेवलप की है। इसकी एप्लीकेशन भी चल रही है, जो कि फहद सलीम ने जो है ये इसकी एप्लीकेशन रेडी की थी, और वो इस टाइम पे प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉयड की पड़ी हुई है, और ऐप स्टोर के ऊपर जो है वो इस टाइम पे iOS की जो है वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ठीक है, जो यूज़ हो रही है। और ये बेसिकली इटली और स्विट्जरलैंड, पोलैंड और जर्मनी, इन कंट्रीज के अंदर ये जो है ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा एक जो है मेरे क्लाइंट, जो अमेरिकन क्लाइंट थे, उन्होंने जो है वो बनाई बनवाई अपने लिए ये बेसिकली वेबसाइट वर्क इस तरह से करती है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनको जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी डिलीवर करना हो, जहाँ से भी उनको रिक्वेस्ट आए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये बेसिकली यहाँ से परचेज करता है कस्टमर, और उसके बाद ये उधर डिलीवर करते हैं, ठीक है, शिपिंग यानी सर्विस भी देते हैं। तो ये पूरी ये वेबसाइट ये इस तरह से वर्क करती है। ई कॉमर्स स्पेस भी है ये, और उसके अलावा आपने देखा होगा येंगो और इन ड्राइव जो है वो आपको एक मैप की फैसिलिटी देते हैं, जिसके अंदर आपको रियल टाइम जो है वो एक व्हीकल, एक ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नजर आ रहा होता है कि आपकी पिकअप पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो जो है जा रहा होता है रूट बेस्ड। तो वो इसके अंदर मैप को इंटीग्रेट करके, तो सेम लाइक इन ड्राइव और येंगो, वो फीचर भी इसके अंदर ऐड किया मैंने, जिसमें आप रियल टाइम पे जो है उस ऑब्जेक्ट को, उस व्हीकल को मूव होते देख सकते हैं, जो कि आपके पार्सल को आप तक लेके आता है पिकअप पॉइंट से आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये फीचर भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया था। तो ये है कुछ बेसिक से जो है अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो मैंने आपको दिखाई कि ऑन गोइंग, इनमें से जो है ऑन गोइंग भी है। इसके अलावा एक ऑनलाइन लॉन्ड्री जो है वेब एप्लीकेशन, और इसकी मोबाइल ऐप भी है, ऐप स्टोर पे भी और प्ले स्टोर पे भी। ये बेसिकली डेनमार्क में ये भी यूज़ हो रही है, और ये है ड्राई क्लीन
का ऑनलाइन बिजनेस है, जहाँ पे कस्टमर जो है वो डेनमार्क के मुख्तलिफ सिटीज़ में वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि जी हमारे ये जो है वो क्लॉथ्स हैं, इनको हमने ड्राई क्लीन करवाना है। तो इस कंपनी के जो है वो राइडर्स हैं, वो जाके पिक करते हैं उनकी डेस्टिनेशन, उनके होम से, घरों से जाके वो क्लॉथ्स उनके, और वो ला के ड्राई क्लीन करके तो उनको प्रॉपर ड्राई क्लीन करने के बाद उनके घरों पे वापस जो है वो से भेजते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का ये बहुत बड़ा जो है सिस्टम इन्होंने बनाया है, ये ऑनलाइन लॉन्ड्री सिस्टम। जेट क्लीन इसका नाम है। ये भी करंटली ऑन गोइंग जो है मेरे क्लाइंट है उनका ये प्रोजेक्ट है जिस पे अभी भी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारे वो हैं जो कि बैकएंड लारावेल बेस्ड हैं, ठीक है, और फ्रंट एंड के ऊपर जो है डिफरेंट स्टैक्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी पे रिएक्ट चल रही है तो किसी पे एंगुलर, तो कोई जो है वो सिंपल ब्लेड टेम्पलेट लारावेल के उसके साथ चल रहा है, और साथ ही साथ इनके मोबाइल ऐप्स हैं जो कि फ्लटर के ऊपर बनी हुई हैं, और बैकएंड जो है वो लारावेल एपीआई के साथ इंटीग्रेशन के साथ। अच्छा, अब लारावेल जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एडवांस फ्रेमवर्क है किसका, पीएचपी का। पीएचपी लैंग्वेज शायद आपने उसका नाम भी सुना हो। पीएचपी जो है लैंग्वेज वो बहुत पॉपुलर वेब लैंग्वेज है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे, मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, मिलियन ऑफ वेबसाइट्स जो हैं, मिलियन ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं, उनका बैकएंड पीएचपी के साथ जो है वो वर्क कर रहा है। और बहुत ज़्यादा इसकी जो है डिमांड भी है मार्केट के अंदर, आज भी जो है इसकी बहुत जॉब्स हैं। अगर मैं आपको इसकी जॉब्स की रेशो दिखाऊं तो इंडीड के ऊपर लारावेल जो फ्रेमवर्क है उसकी जो है वो आप देखें तो आपको मोस्टली जॉब्स जो नजर आएंगी, फुल स्टैक पीएचपी लारावेल एक्सपर्ट, बैकएंड, ठीक है, ये भी बैकएंड पीएचपी के साथ लारावेल, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट, ये भी अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया होगा कि आपको एमवीसी फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लारावेल इज एन एमवीसी फ्रेमवर्क। एमवीसी मींस मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये जब आप कोर्स में स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको जो नज़र आएंगी जॉब्स वो पीएचपी और लारावेल से रेलिवेंट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अपर के ऊपर भी आते हैं, अगर ये मेरा ओपन कर ले अपर, अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि ये वो स्टैक्स हैं जिनका जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है, ये वो स्टैक्स हैं जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, ये अभी मुझे शायद कह रहेगा लॉग इन करने को। तो ये वो स्टैक्स हैं जिस तरह से फहद जो है वो फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फ्लटर का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिस तरह से मैं जो है वो लारावेल पीएचपी के साथ वर्क कर रहा हूँ तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये देखें, ये अपर की स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे सीनियर पीएचपी, ठीक है, माई एसक्यूएल के साथ पीएचपी की जॉब। उसके बाद वेब डेवलपर, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपर की। और इसी तरह ये देखें, ये नेक्स्ट जॉब, ठीक है, तो और ये ऑरली $30 पे कर रही हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये पर और $25 पे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सीनियर लारावेल डेवलपर पीएचपी, ठीक है, ये ऑरली $50 पर आवर पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो स्टैक्स हैं जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। चाहे वो कोर पीएचपी का मतलब क्या है, नेटिव, जिस तरह अभी फहद आपसे डिस्कस कर रहे थे, नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे थे। तो हमारी वेब की फील्ड में जो है इसको, इस नेटिव वर्ड को एज ए कोर जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। सो कोर पीएचपी मींस के बिल्कुल जो है वो नेटिव कोडिंग, जिसके अंदर जो है आप हर एक चीज को जो है खुद ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर खुद बिल्ड करना पड़ता
होता है, तो उसको बोलते हैं कोर या नेटिव लैंग्वेज। जबकि फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो फ्रेमवर्क के अंदर आपको ये हर एक चीज बिल्ट इन मिलती है, प्रॉपर आपको ऊ बेस जो है वो स्ट्रक्चर रेडी करके खुद फ्रेमवर्क देता है। बिल्ट इन आपको जो मेथड्स हैं, बिल्ट इन आपको पैकेजेस हैं, वो खुद जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन कोर जो होती है लैंग्वेज, उसके अंदर आपको हर एक चीज जो है वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है मैन्युअली। तो कोर जो है उसकी डिमांड पहले बहुत हुआ करती थी, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कोर की, तब क्योंकि फ्रेमवर्क्स का इतना रुझान नहीं था, फ्रेमवर्क्स जो है उस तरह से वर्क नहीं किया करते थे, तो कोर लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स बना करते थे। लेकिन फिर 2013 से ऑनवर्ड लारावेल जो है वो 2011 में तो वैसे लारावेल आ गई थी, लेकिन ज़्यादा जो फेमस हुई लारावेल वो 2015 के बाद जाके फेमस हुई। तो लारावेल जो है फ्रेमवर्क वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, जैसे आपने बैचलर्स के अंदर पढ़ा होगा या सुना भी होगा ऊप के बारे में, जिसमें क्लासेस होती हैं और मेथड्स होते हैं और फिर उनको इनहेरिट किया जाता है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली लारावेल जो है वो एक फ्रेमवर्क है और एडवांस फ्रेमवर्क है पीएचपी का। उसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर वेब प्रोग्रामिंग, फॉर बैकएंड प्रोग्रामिंग, फॉर एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसी तरीके से जो है हम लोग जो है यूज़ करेंगे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो सिंपल पीएचपी से लेंगे, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो बेसिक्स पीएचपी के बारे में बताई जाएंगी। पीएचपी जो है वो लैंग्वेज किस तरह से वर्क करती है, पीएचपी लैंग्वेज जो है वो उसका सिंटैक्सिस क्या होते हैं, उसके बारे में जो है वो फंडामेंटल्स उसकी जो है वो बताई जाएंगी। देन उसके बाद हम लोग लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क इंस्टॉलेशन, फ्रेमवर्क किस तरह से इंस्टॉल होता है, फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और कौन से जो है वो कह लें फाइल वो किस पर्पज के लिए मेनली यूज होती है। लाइफ साइकिल ऑफ लारावेल रिक्वेस्ट, ठीक है। लारावेल रिक्वेस्ट जो है उसका लाइफ साइकिल, यानी जब आपने लारावेल प्रोजेक्ट को हिट किया तो वो किन किन स्टेजेस से मूव करती हुई रिक्वेस्ट हमारी सर्वर तक जाती है और सर्वर से रिस्पॉन्स लाके हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाती है, तो वो पूरा जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब, व्हेन यू अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग, क्लाइंट आपसे जो है इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, इंटरव्यूअर आपसे ये चीज़ें डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो बताया जाएगा राउटिंग क्या होती है, कंट्रोलर, मिडलवेयर्स ये क्या है लारावेल के अंदर, ये इनके बेनिफिट्स क्या हैं, और ये जो है किस तरह से हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लारावेल ऐप के अंदर। ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटाबेस के बारे में आपको बताया जाएगा, लारावेल के अंदर डेटाबेस को किस तरह से यूज किया जाता है, उसका यूज करने का डेटाबेस का तरीकेकार डिफरेंट है। एक सिंपल कोर पीएचपी के अंदर डेटाबेस को जो है वो यूज करते हैं आप डिफरेंट वे में। तो ये हमारी जिंदगी को किस तरह से आसान बनाता है लारावेल डेटाबेस के साथ वर्क करते वक्त, तो वो चीज़ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद एक सिंपल आप फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, वो बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एक यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड होता है, उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं किस तरह से स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद जब वो लॉगिन करता है तो लॉगिन करते वक्त वो सारे क्या पीछे बैक डोर के ऊपर क्या प्रोसेस चलता है, वो सारी चीज़ें जो है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ऑथराइजेशन के किस यूज़र को कौन से पेज की कौन से जो है वो मॉड्यूल की एक्सेस देनी है और कौन से मॉड्यूल की एक्सेस नहीं देनी, वो चीज़ भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर इसके अंदर जो है वो प्रॉपर पूरे मॉड्यूल को क्रिएट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, और जो है एडिट करने का, व्यू करने का, वो सारे का सारा ये स्टेप्स जो हैं ये जो है
बेसिकली फंक्शनैलिटी इसके अंदर जो है वो हम लोग डेवलप करेंगे। फिर एपीआईज को भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। जब हमारी ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी तो उसके बाद एपीआईज की तरफ जाएंगे। आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बना ली, फहद ने आपको अभी बताया मोबाइल ऐप जो है वो बेसिकली आपने बना तो ली। अब मोबाइल एप्लीकेशन खाली बनाने से जो है वो काम नहीं चलता। मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के बाद आपको, जाहिर सी बात है, एक यूजर ने फॉर्म को फिल किया है, फिल करने के बाद वो डाटा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन ने स्टोर भी तो करवाना है। अब वो स्टोर करवाने के लिए कौन सा ऐसा ब्रिज है वो यूज होगा, कौन सा ऐसा मीडियम है जो यूज होगा हमारे उस मोबाइल एप्लीकेशन से डेटा को सर्वर के ऊपर स्टोर करवाने के लिए, वो ब्रिज होता है बेसिकली एपीआई, कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप एंड बैकएंड एप्लीकेशन, या आप यूं भी कह सकते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो मीडियम यूज होता है वो एपीआई कहलाता है। तो हम एपीआईज को बनाने का तरीकेकार भी देखेंगे, एपीआईज को डेवलप करेंगे, एपीआईज को किस तरह से सिक्योर बनाया जाता है वो चीज भी हम इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी वाइज, और वो सिक्योरिटी वाइज जो चीज़ है, जो पैकेज लारावेल यूज़ करता है सिक्योरिटी के लिए, वो बेसिकली ये है सेंगटम ऑथेंटिकेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी और लारावेल जो है वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़ करता है हमारी जो एपीआईज है उनको सिक्योर करने के लिए। जिस तरह लॉगिन सिस्टम होता है ना, उस तरह आप यूँ समझ लो कि ना एपीआई लॉगिन किए बगैर आप जो है वेबसाइट के किसी पेज को हिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप वेबसाइट के कोई दूसरा पेज जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरह लारावेल के अंदर एपीआईज जो होती हैं या कोई भी बैकएंड लैंग्वेज है उसके अंदर एपीआईज जो होती हैं उनको भी आपको सिक्योर बनाना पड़ता है ताकि डायरेक्टली कोई हमारी जो एपीआईज है उनको एक्सेस ना कर सके, या मोबाइल एप्लीकेशन के पेजेस को वो डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। उसको सिक्योर बनाने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए होता है, और वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेंगटम तो है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी यूज होते हैं इसके अलावा भी, वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गिट और गिटहब के बारे में भी देखेंगे। गिट और गिटहब बेसिकली कल भी मैंने वैसे डिस्कस किया था, आज भी बता देता हूँ। वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। अगर मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं वो सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कोई फहद जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर काम करे मोबाइल ऐप के ऊपर, और मैं जो है वो बैक एंड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों का जो कोड है वो तकरीबन मिलता जुलता है, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें एक एक ऐसा जो है थर्ड पार्टी एक सिस्टम या एक थर्ड पार्टी सर्वर एक जो है वो यूज करना पड़ता है जहाँ पे वो कोड हम लोग अपलोड कर दें, रख दें एक जगह पे। उसके बाद मैं काम करूंगा, मैं अपनी जितनी भी जो मॉड्यूल्स मैंने ऐड किए, चेंजेस किए, कुछ भी ऐड किया कोड के अंदर, मैं उसको कोड करने के बाद उसको गिट के ऊपर दोबारा से अपलोड कर दूंगा। अब वो मेरे पास तो सारी चीजें पड़ी हुई है, वो गिट के ऊपर भी पड़ी है, लेकिन फहद के पास नहीं पड़ी। तो फहद जो है उसको गिट के जरिए से जो मैंने कोड गिट पे अपलोड किया है अपडेटेड, फहद वहां से गिट से उसको एक्सेस करके अपने पास लोकल सिस्टम पे एक्सेस करके उसको यूं समझ ले स्टोर कर सकता है, अपडेट कर सकता है अपने कोड को। तो वो जो मैंने कोड अपने सिस्टम में किया था अब वो फहद के पास भी इजीली आ गया, बजाय इसके कि आप जो है पूरे का पूरा प्रोजेक्ट या एक एक फाइल को डायरेक्टली जो है वो सेंड करें दूसरे डेवलपर को। तो आप क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट को पूरे को गिट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो वो चीज़ें, वो फाइल्स, वो जो है अपडेट्स जो आपने जिन जिन फाइल के अंदर की है, सिर्फ वो अपडेट्स जो है वो दूसरे डेवलपर के पास गिट के जरिए चली जाती हैं। इसको बोला जाता है वर्जन कंट्रोलिंग, जो कि यूं कह लें कि जिसके बगैर जो है वो एक प्रोग्रामर जो है उसकी लाइफ अधूरी है। प्रोग्रामर जो है या डेवलपर जो है वो इसके बगैर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, कोई कंपनी इसके बगैर वर्क नहीं करती। ये नहीं आता तो आपको जो है वो जॉब के लिए भी नहीं हायर किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि आपको गिट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर जॉब, योर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
तो इसके बारे में भी बताएंगे, और डिप्लॉयमेंट सर्वर के ऊपर प्रोजेक्ट किस तरह से डिप्लॉय करते हैं, सर्वर के ऊपर प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के बाद आपको किन किन चीज़ों को मैनेज करना होता है सर्वर के ऊपर, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होके वो चल सके। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो कवर करवाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और रियल वर्ल्ड जो है प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे, जिसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स जो कि मार्केट के अंदर लोग बनवाते हैं, क्लाइंट्स बनवाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स। ये नहीं कि एक सिंपल सा जो है वो आपने क्रड ऑपरेशन बना दिया कि क्या कि यूजर किस तरह से क्रिएट होता है, एक यूजर क्रिएट करना है तो यूजर को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं, क्रिएट बना कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको एडिट कर दिया, उसका डाटा शो करवा दिया, लॉग इन सिस्टम बना दिया। सिर्फ ये नहीं, पूरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने देखा हो पीओएस सिस्टम, ठीक है। पीओएस सिस्टम क्या है कि अगर आप किसी बेकरी पे जाते हैं, आप किसी क्या लें डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे सिस्टम के ऊपर वो पूरा एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जहाँ पे वो प्राइस को क्यूआर के साथ स्कैन करता है, एक प्रोडक्ट को स्कैन करता है तो उसकी प्राइस और उसकी सारी डिटेल आ जाती है। उसको बोलते हैं पीओएस सिस्टम, ठीक है। वो पीओएस सिस्टम के साथ एक इन्वेंट्री सिस्टम भी ऐड होता है। इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, वो आपके पूरा एक तरह का आपका वेयर हाउस को मैनेज कर रहा होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनकी क्वांटिटी कितनी इस टाइम पे अवेलेबल है, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसकी जो है डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, उसका एसकेयू यानी उसका स्पेशल कोड वो क्या है। तो आप आपके पास जो है वो पहले कितनी थी ये प्रोडक्ट, और अब कितनी रह गई हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी सेल इसकी कितनी हुई है, वीकली, डेली, ठीक है, 15 डेज बाद, और मंथली इस तरह से, और एनुअली क्या सेल, वो पूरा एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट जो है वो आपको जो चीज़ जो सिस्टम रेडी करके देता है, या जो है ये डिटेल्स प्रोवाइड करता है, उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाना सिखाया जाएगा, यानी कि ये आपके प्रोजेक्ट्स का पार्ट होगा। उसके बाद एपीआईज जो है लारावेल के अंदर वो किस तरह से इंटीग्रेट करनी है एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके उसके अंदर एपीआईज को बाकायदा आपको इंटीग्रेट करके दिखाया जाएगा, उनको सिक्योर कैसे किया जाता है। और कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर ईच एंड एवरी मॉड्यूल जो है कवर होगा, जो भी आप इस कोर्स के अंदर कवर करोगे, वो तमाम मॉड्यूल्स एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको FYP भी आप कह सकते हैं, यानी आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो, जो कि एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के तौर पे भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, जब भी आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब भी आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो अपने रिज्यूमे में उसको ऐड कर सकते हो। तो एक पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट आपसे हम रेडी करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को और आपके रिज्यूमे को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे। कोर्स हमारा 8 हफ्तों का होगा। 8 हफ्तों का मतलब 2 दिन, एक हफ्ते के अंदर सैटरडे संडे इवनिंग क्लास के जो है आप लोगों के लिए क्लास को अटेंड करना, क्लास को जो है वो प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करना कि उस वो इजी हो जाए, बजाय इसके कि नॉर्मल डेज के अंदर बंदा किसी ना किसी जो है वो अपनी मसरूफियात में जो है वो लगा होता है। वो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रहे के बैठे होते हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि जॉब भी कर रहे होते हैं साथ में। तो वीकेंड इसलिए रखा ताकि आप लोग जो है वो इजीली क्लासेस अटेंड कर सकें। 2 दिन होगी क्लास एक हफ्ते के अंदर, तो टोटल जो है 8 वीक्स के हिसाब से आपकी 16 क्लासेस बनेंगी, और सारी जो है वो आपकी ऑनलाइन होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा लेक्चर के अंदर वो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, ताकि आपको बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कीजिए और आप उन रिकॉर्डिंग को देख के अपने मजीद कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, जो कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो मिस हो जाए या किसी वजह से आपको ना समझ आई हो। और उसके अलावा भी अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं ड्यूरिंग जो है प्रोजेक्ट जो है क्रिएशन,
या इसके अलावा भी आपका जो है वो कोर्स से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो या प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। डेली की डेली आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो दी जाएंगी ताकि आप जो भी डेली लेक्चर कवर करोगे वो लेक्चर की साथ साथ में कोड वाइज प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, उस असाइनमेंट को क्रिएट करते हुए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपने डिस्कस करनी है। डेली मीन्स ये नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, डेली मीन्स के आपकी सैटरडे को क्लास हुई तो उस क्लास की असाइनमेंट आपको आफ्टर लेक्चर जो है जो वो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आपने परफॉर्म करके सबमिट करवाया करनी है। संडे को क्लास हुई, संडे को असाइनमेंट दी, संडे की असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। तो इस तरीके से जो है वो आप असाइनमेंट्स भी करेंगे तो आपकी और ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामिंग की कोडिंग के ऊपर जो है वो कमांड होगी, प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर आप प्रैक्टिस करके तो जो है वो अपने स्किल्स को बेहतर करते थे मैथ्स के अंदर, उसी तरह प्रोग्रामिंग भी एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो मैथ्स की तरह इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी, प्रैक्टिस करेंगे आपको एरर्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे, एरर्स फेस करेंगे, एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे, मल्टीपल जो है आपको लॉजिक्स जो है वो मिलेंगी। एक ही चीज को बनाने के 600 तरीके होते हैं, उसमें से कौन से वे को आपने बेस्ट वे जो है वो कौन सा है, कौन सा सोल्यूशन आपने यूज करना है, वो प्रैक्टिस करने से ही आपको आइडिया होगा। और यही चीज आपके जो है वो इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये था सब कुछ। और आफ्टर जो है वो कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं कि जी मैंने स्किल गेन किया है, ये मैंने इस इंस्टीट्यूट से प्रॉपर सर्टिफिकेशन करके जो है वो गेन किया, ना कि मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखे। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के वैसे भी कोई फायदा नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम है। ट्यूटोरियल्स देखे फायदा तब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। लोग जो है वो 3-4 वीडियोस देख के बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रही है इसकी। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं करते वो। यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स जो होते हैं उसके अंदर बड़ी बेसिक लेवल की जो है वो चीज़ें परफॉर्म करके दिखाते हैं, किस तरह से क्रिएट करनी है, जो है कोई रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है, रिकॉर्ड डिलीट कैसे करना है, एंड दैट्स इट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जो किस्म की जो चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स किस तरह से लिखी जाती हैं, ये ट्यूटोरियल्स के अंदर नहीं बताया जाता। ये आपको तब आती है जब आप कोई प्रोजेक्ट खुद बिल्ड करते हो। तो हमने यही चीज़ जो है आपकी बेहतर करनी है, हमने प्रोजेक्ट आपसे क्रिएट करवाना है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज उनको फेस करना पड़े। और जब आप उनको फेस करेंगे तो आपके जो है स्किल सेट मजीद इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंड हुई होंगी। और अगर इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मैसेज में भी, और वैसे भी जो है वो डायरेक्टली जो है बोल के भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोर्स से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई वैसे ही जनरली कोडिंग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन, तो आप जो है वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का? लगता है काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। चीज़ें जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो पिक की है माशाल्लाह से। लगता है कि अच्छा जो है वो हमारा कोर्स का जो टेन्योर होगा वो अच्छा गुजरेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है वो बेहतर से जो है वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी मोबाइल डेवलपमेंट से रेलिवेंट भी, और बैकएंड से भी जो है रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है बेहतर से क्लियर होगी तो इसकी वजह से हमने रिकॉर्डिंग भी की है तो वो भी जो है ग्रुप के अंदर हम शेयर कर देंगे ताकि जो है वो फर्दर अगर आपने कोई और चीज़ जो है वो मिस करती है या दोबारा से कुछ जो है वो सुनना चाह रहे हैं तो आप वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। और अगर आपने जो है वो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है
तो वो आप वेबसाइट के ऊपर जहाँ से आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है वहीं से आप जो है वो कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे दो ऑप्शंस थी, वेबिनार और कोर्स। तो अगर आप कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है वो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो जी नुमान बोलिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था इसी फील्ड के रिलेटेड। असल में बात ये है, मैंने आपको जैसे खुद पहले बताया था कि मैं एक वेबसाइट खुद की बनाना चाहता हूँ। तो मुझे जी ये पूछना था, या मैं जो बनाना चाहता हूँ उसके रिलेटेड मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो मुझे करने पड़ेंगे। असल में मैं एक मल्टी वेंडर वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसमें आपकी जियो लोकेशन जो है वो इंटीग्रेट हो, उसकी ऐप हो, देन उसके बाद जो है वहाँ पे मल्टी वेंडर्स हों और जहाँ से आपकी चीज़ें परचेज वगैरह हों, देन उसके बाद आप लोकेशन ट्रैक कर सकें अपने ऑर्डर की। और उसके अलावा उसके अंदर जो है वो होना चाहिए, लाइक सर्विसेज के रिलेटेड भी एक पोर्शन होना चाहिए जिसमें सर्विसेज भी हों, लाइक प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज प्लस आपकी जो डिलीवरी के हवाले से है। ठीक है, तो जैसे जी आप इसको मल्टी वेंडर एक मुकम्मल एक वेबसाइट कह सकें। और उसके हम्म, अलावा उसकी एक ऐप भी होनी चाहिए आईओएस पे भी, और दूसरे उसके ऊपर भी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर भी। तो मुझे अभी ये कंफर्म करना है कि इसमें आपका सिस्टम के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस मुझे इसमें से कौन कौन सी चीजें अभी बाय करनी पड़ेंगी और इस पे टोटल कितना बजट लगेगा। और लेट्स सपोज अगर हम आने वाले 6 मंथ में मैं इसको सीखना चाहूँ और इन चीज़ों को मुकम्मल डिप्लॉय करना चाहूँ, तो टोटल क्या बजट रिक्वायर होगा और मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। जी अच्छा, ऐसा है कि वेब की अगर बात बैकएंड की बात करें हम, तो उसमें ये है कि आपके पास एक सिंपली सिस्टम होना चाहिए। कोर आई 5 भी चल जाएगा, ठीक है, कोर आई 7 भी चल जाएगा, नो मैटर्स, क्योंकि उसके ऊपर इतनी कोई ख़ास आपको हैवी सॉफ्टवेयर जो है वो रन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपली वी एस कोड जो है वो अपने एडिटर चलाना और उसके ऊपर आपने कोड करना है, और लारावेल जो है उसके ऊपर सेटअप करके तो आप इजीली जो है उस सिस्टम के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं, और वो सारे पैकेजेस जो हैं वो इजीली उसके ऊपर हैंडल हो जाते हैं, रन भी हो जाते हैं। तो एज सच बैकएंड के लिए जो है आपको इतनी जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं चाहिए। ठीक, हाँ, इसके अंदर ये है कि जो बैकएंड के लिए आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने अपना जो है वो सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक जो है वो सर्वर की ज़रूरत होगी, एक वीपीएस होस्टिंग आपने लेनी है। ठीक है, वो होस्टिंगर के ऊपर पैकेजेस हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ से। उसके अलावा आपको एक डोमेन बाय करनी है। ये दो चीज़ें जो है ये आपने बाय करनी है। और फिर उसके अलावा मोबाइल ऐप की बात करें तो मोबाइल ऐप के लिए ऑब्वियसली वो जो है सिस्टम उसके लिए आपको चाहिए होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके ऊपर आपने जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं। एमुलेटर होता है उसके ऊपर फॉर टेस्टिंग। और आईओएस की बिल्ड क्योंकि अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आपको मैक जो है उसकी ज़रूरत होगी। एप्पल मैक जो है वो आप लें। और टेस्टिंग के लिए अगर आप एमुलेटर के अलावा मोबाइल के ऊपर भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली एप्पल का जो है वो मोबाइल लेना पड़ेगा, ठीक है, आईफोन और ठीक है, टेस्टिंग। क्या ये पॉसिबल है कि पहले हम एंड्रॉयड की ऐप बना लें उसके बाद हम जाके आईओएस के लिए कर लें, या हाँ, दोनों? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी मर्जी है, आपने आईओएस की बिल्ड नहीं निकालनी है, आप एंड्रॉयड की खाली निकाल लें। एंड्रॉयड के लिए वो फहद आपको मजीद इसकी डीप जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फहद, आ, फहद क्या आप अवेलेबल हैं? चले, नो इशू। और बाकी जो है होस्टिंग और डोमेन मैंने बाय की हुई है पहले ही। जी और जी बाकी जो है लॉरावेल भी इंस्टॉल है सिस्टम में, और सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कोर आई 5 ही है 7 Gen। जी और बाकी वीएस कोड भी अभी रन कर रहा हूँ। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मैंने पिछले दिनों बनाया था और उसको भी मैंने रन करके देखा है, बिल्कुल फिट वेबसाइट चल रही थी।
लेकिन वो मैंने वर्डप्रेस से बनाई थी, लेकिन वर्डप्रेस पे इशू ये आ रहा है कि क्योंकि मैं इसको अभी लाइव करना चाह रहा हूँ और वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लाइक होगा, तो अगर मैं ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे रन करता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि कल को आगे वेबसाइट या लोड ना हो या किसी तरीके से चीज़ों में कोई इशू आए, या उसके अलावा अगर मैं ऐप बनाता हूँ तो इस तरीके से, क्योंकि अभी हर्डल्स आएंगी, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं यही चाह रहा था कि ये चीज़ें जो हैं पहले डिस्कस कर ली जाएं, ताकि बाद में जाके कहीं पे भी फंसूं नहीं मैं। नहीं, ऐसा है कि जो आपके पास सिस्टम है कोर आई 5 और 7th जनरेशन, तो अ, ये ठीक है, बिल्कुल आपके जो है चल जाएगा। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से फहद आप अवेलेबल? अच्छा फहद, इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करनी है, तो उसके लिए जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी। एंड्रॉयड के लिए, आईओएस का तो मैंने बता दिया कि मैक जो है वो ज़रूरी है। एंड्रॉयड के लिए जो है वो क्या इनके सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। 16 है। और जी बिल्कुल, डेल का है ये Core i5 और 7th जनरेशन और 16 GB रैम ही है इसमें। ठीक टेस्टिंग लाइक। ठीक है। और उसके अलावा कोई चीज़ बाय वगैरह करनी होती है, जैसे वेबसाइट के लिए तो डोमेन होस्टिंग है, और ऐप के लिए कोई चीज़ है? हम्म। तो जी, तो वो क्या मुझे अपना ही लॉगिन आईडी से करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, या अगर किसी ने पहले वो $25 पे किए हुए हैं तो मैं उसे कह दूं कि ये आप। तो उसमें उसमें उनके लिए इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो बाद में परेशानी का बाइस बनेगी या किसी तरीके से, क्योंकि अभी लाइक अगर मैं उससे कहता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है मेरा, इसको आप लाइव कर दें प्ले स्टोर के ऊपर, तो लाइक उनको क्या ऐसी सिक्योरिटीज होंगी या क्या ऐसी चीजें होंगी कि। ठीक ठीक है। ठीक है। नहीं, वो असल में 25 पाउंड, उसका पाउंड का या डॉलर का इशू नहीं था। इशू इशू ये था कि लाइक अगर ऐसे हो जाए तो ये जो पैसे हैं किसी और सोर्स में लग जाएंगे, वो तो फिर जाहिर सी बात है, जब करना है तो फिर इसको पे कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक।
जी, मैं समझ गया। और जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शो किया है, तो मुझे ये जानना है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं अपना लाइक एक पोर्टल या एक ऐप और एक वेबसाइट ऑनलाइन करता हूँ, एक्टिव करता हूँ उसको, देन उसके बाद उसको पाकिस्तान में रजिस्टर करने का या बाकी कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर पाएँगे? मैंने ये पूछा कि अगर ऐसा आपने कहा कि आपने बहुत सी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कोई पाकिस्तान में भी ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाई है कि जो ऑनलाइन हो, देन उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन में लाइक हमें क्या कहाँ से रजिस्टर करवानी पड़ती है और बाकी के कोई अगर ऐसा है? मैं समझ गया इसको। लेकिन मैं बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बनाता हूँ abc.com के हवाले से या एक लाइक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट, दोनों चीज़ें बना लेता हूँ और मैं वेबसाइट जो है वो तो लाइव होगी, देन उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे अपलोड करता हूँ। तो देन उसके बाद जो है वो जो abc.com है वो मुझे अगर पाकिस्तान में रन करना है, तो उसके लिए मुझे उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। लाइक ऑनलाइन पॉसिबिलिटी के लिए भी करवाना पड़ेगा? क्योंकि जी, जी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़हन में इसलिए था क्योंकि बिज़नेस तो हम पाकिस्तान में करेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी हवाले से और बाद में आगे हर्डल्स आएँगे। ठीक है, लाइक फिज़िकल के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि लाइक हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही आप बोल रहे हैं? ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये वाला जो है कोर्स आप अभी बता रहे हैं, ये अभी एक ही इसमें ही करना पड़ेगा या सेकंड वन में भी करना पड़ेगा? क्योंकि एक मैंने दूसरा भी देखा था। ये जो अभी एक पीएचपी के हवाले से था, तो एक अभी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर 2 कोर्सेज़ पड़े हैं और तीसरा कमिंग लाइक जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएगा अभी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन्हीं 2 माह में दोनों कोर्सेज़ करता हूँ, तो क्लासेज़ और टाइमिंग वगैरह सेम होएँगी? कि पहले एक करूँ देन उसके बाद सेकंड वन? ठीक। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक जो पर्सन है वो दोनों चीज़ों को कर सकता है, लाइक इसमें कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं है कि अगर एक बंदा वेबसाइट पे काम कर रहा है तो देन वो मोबाइल ऐप पे नहीं कर पाएगा। ठीक है। लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि वन स्टॉप शॉप हो के एक बंदा जो है वो 2 या 3 लोगों के हाथों में हो, उससे बेहतर है कि वो एक ही पर्सन के पास हो। लाइक वो उसी से ऐप और उसी से बाकी चीज़ें। लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक अभी मैंने 2-4 दिन पहले जो है एक वेबसाइट क्रिएट की थी वर्डप्रेस से। उसमें जाके कुछ प्लगइन्स होते हैं, आपको आइडिया होगा। प्लगइन्स थे, दुकान का था, एफसीएम का था, देन उसके बाद वूकॉमर्स का था। तो वो वेब जी, जी, वो वेबसाइट मैंने उसको लाइव कर दिया था और बिल्कुल वो फंक्शनल थी। लाइक कोई भी लाइक डोमेन पे उसको डाल दिया, होस्टिंग पे वो एसएसएल तमाम चीज़ें। तो मैं ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें वो वाली वेबसाइट का और लारावेल वाली वेबसाइट का क्या डिफरेंस है कि उसको जो है मतलब नहीं करना चाहिए और इसको करना चाहिए? कोई आप
Right. अ, अब आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन अपना अगर रिपीट कीजिएगा आप, नमान। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी लाइक कुछ दिन पहले मैंने एक वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस से, मैंने आपको पहले भी बताया। वर्डप्रेस तो पे। उस वर्डप्रेस पे तो ठीक। उसमें तो प्लगइन्स वगैरह लाइक इंस्टॉल होते हैं, उसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिव ही करना होता है सिर्फ। तो मैंने हाँ वो कॉमर्स प्लस आपकी जो है वो WFCM होता है उनका ही मल्टी वेंडर पोर्टल के लिए, हाँ तो मैंने हाँ। उसको लाइक कभी लाइव कर दिया था, और वो डोमेन होस्टिंग पे भी उसको कर दिया था। तो डोमेन का जो आपका नाम है उसको सर्वर पे अगर सर्च करते थे तो वो वेबसाइट ओपन हो रही थी। देन उसके बाद अगर आप ऑर्डर करते थे तो वो मेल भी आ रही थी, मुझे भी मेल आ रही थी, राइडर को भी जा रही थी। देन उसके बाद जो है आपके उसको भी जा रही थी, आपका जो परचेजर है उसको भी, ठीक बायर है। को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या डिफरेंस आएगा अगर मैं वर्डप्रेस वाली वेबसाइट को छोड़ के लारावेल वाली भी की तरफ आता हूँ, और क्या इसमें डिफरेंस होंगे? अच्छा, फर्क ये है कि सबसे पहले वर्डप्रेस का आपको आइडिया होगा कि ये CMS सिस्टम होता है। ठीक जी है, बिल्कुल ऐसा वर्डप्रेस। ही है। जी जी। और उसके अंदर जो है वो सारा काम जो है वो सारा प्लगइन बेस्ड होता है, टेम्पलेट बेस्ड होता है। हाँ, बिल्ट इन होता है सब कुछ इसमें। हाँ, उसके अंदर जो भी आपने चीज फीचर जो है उसको सपोज कोई अपडेट अपडेट करना है, तो आपको प्रॉपरली उसका बैकएंड के ऊपर जाके मल्टीपल फाइल्स के अंदर वो अपडेट करना पड़ता है। उसके अंदर होते हैं बेसिकली हुक्स होते हैं, उन हुक्स को आप अपडेट करते हैं। ठीक है। और हुक्स के अंदर जो है वो सारी कोर PHP में काम होता है। इसके अपने बिल्ट इन मेथड्स होते हैं वर्डप्रेस के, जिनको आपको पूरा पहले स्टडी करना पड़ता है कस्टमाइजेशन के लिए। और ठीक है। कस्टमाइजेशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। अगर आप जो है वो लारावेल की तरफ मूव करते हैं तो लारावेल जो है वो बेसिकली टोटली कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क लैंग्वेज है। ठीक है। ठीक है। जो कि जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर एडवांस फीचर्स के साथ चल रही है। और एडवांस फीचर्स इसके अंदर हर एक एक चीज़ को जो है वो सेपरेटली पैकेज के जो है फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है। उसको आपको कस्टमाइज करना किसी भी मॉड्यूल को आपके लिए इजी है। उसका स्ट्रक्चरिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस वो बहुत इजी है। ठीक है। और उसके बाद वो सारा एक सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो होता है, MVC जो है पैटर्न को यूज करता है फ्रेमवर्क। जबकि जो वर्डप्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंटली हुक्स, मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस और उसके अलावा कुछ जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है उनको यूज करके तो वो पूरे जो है वेबसाइट को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। तो उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी होती है वर्डप्रेस के ऊपर। लेकिन अगर आप जो है वो लारावेल के ऊपर बनाते हैं तो टोटल की हर एक एक मॉड्यूल आप अपने हिसाब से बनाते हैं। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं होता वेबसाइट के ऊपर। जो फीचर आपको चाहिए वही आप बिल्ड करते हो, वही लोड होता है। जबकि वर्डप्रेस के अंदर इसकी अपनी इतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, इसकी अपनी मेटा फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं जो कि आपके सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी डालती हैं। और फिर अगर उसके अंदर कोई आपने जो है वो फीचर कोई अपडेट करना है, कोई बग आ गया है, किसी प्लगइन कोई डेप्रिकेट के प्लगइन्स डेप्रिकेट भी कर जाते हैं। ठीक है, आपने कोई प्लगइन लगाया वो डेप्रिकेट कर गया, आपका पूरा फीचर जो है उसी टाइम क्रैश कर जाएगा। आपको ठीक। उसके लिए जो है या तो प्लगइन को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए उसकी डिपेंडेंसीज किन किन मॉड्यूल्स के ऊपर है वो मॉड्यूल्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। किन किन मेथड्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंसीज थी वो मेथड्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। या फिर आपको पूरा प्लगइन ही चेंज करना पड़ेगा जो कि आपकी पूरी जो है वो उस फीचर को जो है वो हिला के रख देगा। तो वर्डप्रेस की तरफ जो है वो आवाम कम ही जाती है। अब जो पुरानी बनी हुई है वो चल रही है वेबसाइट्स, उसके ऊपर भी जो है वो क्लाइंट्स का यही होता है कि इसके जो है कम से कम जो है वो कस्टमाइजेशन के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। बहुत डीप चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना एक जगह से हिलाते हैं तो काफ़ी जगहों पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करती हैं। और जो न्यू वेबसाइट्स बन रही हैं तो वो नॉर्मली छोटी वेबसाइट जो हैं वो बनाई जाती हैं। लेकिन अगर आप बात करें जिस तरह की आप कह रहे हैं
तो उस तरह की वेबसाइट जो है वो नॉर्मली कस्टम बेस्ड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ चलती हैं, जो कि लारावेल हो गया या और दूसरी जो है बैकएंड लैंग्वेजेस, उनके साथ जो है वो आप बिल्ड करते हैं, ताकि आपको उसको जो है वो उसमें कोई न्यू फीचर ऐड करना और उसके एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर कोई अपडेट करना वो इजी हो जाता है। और इसके अलावा इंटीग्रेशन जो है थर्ड पार्टी के साथ वो भी इजी हो जाता है, और मोबाइल ऐप्स के साथ जो है वो इंटीग्रेशन वो भी आसान हो जाता है इन दीज फ्रेमवर्क। ठीक है, ये फर्क है इसके अंदर। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रैफिक का इशू, अगर लारावेल से हम वेबसाइट एक बनाते हैं, देन उसके बाद फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट या जो भी, तो इसमें मुझे ये पूछना है कि लेट्स सपोज अगर कल को ट्रैफिक इसमें बढ़ती है, तो कितनी ट्रैफिक तक जो है ये चीजें उसको कवर अप कर लेंगी, देन उसके बाद जो है मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। ट्रैफिक तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड तो करता है आपने जो कोड किया है, जो आपने कोड किया है वो कोड किस तरह का है, वो अच्छा। कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर जो क्यूरीज लगी हुई हैं वो क्यूरीज किस तरह से जो है हैंडल हो रही हैं, उसके अंदर जो लॉजिक लिखी हुई है वो लॉजिक किस तरह से उस सारे ऑपरेशन को जो है वो मैनेज कर रही है, वो चीज़ जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट के लोड टाइम को जो है इफेक्ट करती है या वो बेहतर करती है। ट्रैफिक मैटर नहीं करती, ट्रैफिक जितनी अच्छा। मर्जी हो, सर्वर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रैफिक वो आपकी वेबसाइट हैंडल करती है। अच्छा, मैं असल में इसको थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, और वो ये कि अगर असल में कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिनके ऊपर विजिटर्स आते हैं, ट्रैफिक लाइक, मतलब आप ये कह लें कि आएंगे, विजिट करेंगे, चीज खरीदेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं ये करना चाह रहा था, जैसे आपको बताया कि मल्टी वेंडर्स होंगे, देन उसके अलावा इसकी ऐप होंगी, तो वो हर बंदा आके कोई ना कोई चीज उस पर अपलोड कर रहा होगा, देन उसके बाद वो खरीदेगा। तो इसके ऊपर आपका कह लें कि डेटा डे बाई डे एक्सटेंड करा होगा, बढ़ा होगा। तो इस हाँ, ये चीजें जो है ये इफेक्ट करती हैं आपकी वेबसाइट को या ऐप को लोड होने में, क्रैश कर नहीं, जाने में, या कल को चले नहीं, लोड ना हो, ये मामला। मैं वही आपको रिस्पॉन्स करूंगा, वही आंसर दूंगा कि ये डिपेंड करता है, पहली चीज आपका जो है सर्वर किस लेवल का है, सर्वर के ऊपर जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो वो सर्वर क्या उसकी कैपेसिटी इतनी है उसके प्रोसेसर की कि वो इतने ज़्यादा डाटा को जो है वो हैंडल कर सके। उसके बाद इतनी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के ऊपर एट अ टाइम आ रही हैं, क्या सर्वर का प्रोसेसर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एट अ टाइम मल्टीपल जो है वो रिक्वेस्ट हैंडल कर सके, बजाय इसके कि वो बैठ जाए सर्वर, वो स्टक हो जाए सर्वर। आप देखते हैं 4i3 जो है उसके ऊपर आप जो है वो कोई, जाक भाई, जी आवाज़ आ रही है? इसमें ये, जी आवाज आ रही, इसमें ये बेहतर नहीं रहेगा कि ये जो फ्रंट एंड बना ले रिएक्ट में और बैक एंड में सुपर बेस यूज कर लें, तो उसमें ये होगा कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उसको नहीं नहीं मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे और वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे। नहीं, बात ये नहीं, बात ये वो कर रहे हैं कि लोड टाइम जो है वो किस तरह से हैंडल होता है। ठीक है, तो वो चाहे वो फ्रंट एंड के ऊपर कुछ भी यूज करें, रिएक्ट करें, एंगुलर करें, व्यू करें, जो भी जो है मर्जी फ्रेमवर्क यूज करें, मैटर ये करता है कि लोड टाइम जो है वो कैसे हैंडल होना है, और वो बैकएंड के साथ ही है वो मैनेज होता है। बैकएंड के ऊपर कोडिंग आपकी स्ट्रक्चर्स इस तरह से हो, लूप्स को किस तरह यूज करना है, क्यूरीज किस तरह, n+1 क्यूरीज को जो है वो किस तरह से आपने उससे बचना है, प्रॉपर रिलेशनशिप्स को आप जो है वो प्रॉपर यूज करें। ठीक है, इररेलेवेंट जो है रिकॉर्ड्स उनको हिट ना करें, डेटाबेस के अंदर प्रॉपर इंडेक्सेस जो है उनको यूज करें, फॉरेन कीज को जो है प्रॉपर यूज करें, चाइल्ड पेरेंट का जो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है उनको प्रॉपर, व्यूज को, प्रोसीजर्स को, उनको आप प्रॉपर जो है वो यूज करें, तो और प्रॉपर पेजिनेशन सिस्टम को यूज करें, एजेक्स टेबल्स को यूज करें फ्रंट एंड के ऊपर, या अगर आपने जो है रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने कितना रिकॉर्ड जो है वो एट अ टाइम शो करना है। कैशेज को प्रॉपर यूज करें, कैशेज सिस्टम को, उसके अंदर रिकॉर्ड जो है वो आपका बार बार सर्वर को हिट किए बगैर जो है रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, और उससे जो है वो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम जो है वो बेहतर होता है।
और बैकएंड के ऊपर आपका सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एट अ टाइम जो है वो हिट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो आपका सर्वर जो है वो उन तमाम रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल कर सके। ठीक है। ये तो एयरपोर्ट्स की होगी वेबसाइट, एयरपोर्ट की हो गई, उसके अलावा ट्रैवल जो बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स जीडीएस जो। सिस्टम्स जी। आप ये करना चाहिए। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो सर्वर की आप कह रहे हैं कि उसके प्रोसेसेस वगैरह, तो ये मैं कैसे चेक कर पाऊंगा और कौन सा ये सर्वर सबसे बेहतर रहेगा जी? देखें, ये डिपेंड करता है, जब आपका जो है बिजनेस रन हो जाता है ना, उसके साथ साथ आप जो है देखते हैं कि मेरी ट्रैफिक का फ्लो अब क्या है, उसके साथ साथ अपने जो है वो पैकेज को आप अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। अभी जैसे आपने स्टार्ट करना है, तो आपको जो जी। है वो नॉर्मली बिगनर जो होता है, स्टैंडर्ड जो पैकेज होता है होस्टिंग का, आप वो बाई करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम के ऊपर चले जाते हैं, प्रीमियम से जो है एंटरप्राइज के ऊपर चले जाते हैं, तो वो पैकेजेस जो है वो आपको वहाँ पे बेहतर सर्वर के जो है वो मिलते जाते हैं। होस्टिंगर जो है वो सबसे ज़बरदस्त जो है इस टाइम पे होस्टिंग प्रोवाइडर है। आप वहाँ से जाके होस्टिंग ले सकते हैं, पैकेजेस वहाँ पे उन्होंने दिए होते हैं। स्टैंडर्ड से आप स्टार्ट करें अभी, क्योंकि आपका बिगनिंग है, अगर आप बल्कि अभी क्योंकि आपने लर्निंग फेज में है, तो अभी आपको इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं, मुफ्त में आपको पैसे ही पड़ेंगे। तो पहले आप जो है वो कोडिंग को, लर्निंग को जो है वो अपना पहले वो स्टार्ट करें। जब आप जो है वो कोडिंग आपकी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, आप जो है वेबसाइट अपनी बिल्ड कर लेंगे, देन उसके बाद जो है फिर आप नेक्स्ट सर्वर की तरफ मूव करेंगे, उसको भी फिर आपको गाइडलाइन आपको देंगे। ठीक है। अच्छा सर भाई, असल में एक और चीज होती है, मैं ये चाह रहा था या मैं ये करना चाह रहा था एज अ लीन स्टार्टअप। लाइक अगर मैं अभी इसको, मुझे वो इशू नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको लीन स्टार्टअप के तौर पर अभी बना के लाइव कर दूं, देन उसके बाद जो भी इश्यूज आते रहें उनको करता हुआ सीखूं, तो वो ज्यादा बेहतर है कि पहले सीख के दोबारा वन टाइम जो है उसको लाइक डिप्लॉय पहले करके। पहले जी आप जी। बेसिक पहले आप अपनी बेसिक्स, अपने जो एडवांस जो है इसके अंदर चीज़ें हैं, लारावेल की एडवांस चीज़ें, स्ट्रक्चरिंग सिस्टम, क्यूरीज हैंडलिंग, लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चरिंग, किस तरह से जो है वो आपने लारावेल ऐप, एक बड़ी लारावेल ऐप को जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर करना होता है कोड को, वो सारी चीज़ें पहले आप अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन उसके बाद आप इसकी तरफ मूव करेंगे, फिर एक आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर रेडी होगी। बजाय इसके कि आप अभी स्टार्ट ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है अभी कि प्रॉपर सिस्टम किस तरह से जो है वो बिल्ड करना है। मैंने इसका, इसकी जो बेस है वो डेटाबेस होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, डेटाबेस का जो है आर्किटेक्ट मैंने किस तरह से डिज़ाइन करना है, आपको भी वो नहीं पता। वो पहले आपने जो है वो सेटल करना है, तो फिर उसके बाद जो है आप वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने अभी से ये शुरू कर दिया है इसके ऊपर, तो आपका जो है वो बेस ही सारी जो है वो खराब बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसको फिर जी। सीधा करने के लिए आपको फिर दोबारा से सारा जीरो से जो है वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहले अपनी इन चीज़ों को कवर करें जो कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। आर्किटेक्ट सबसे पहले, देन उसके बाद कोडिंग स्ट्रक्चर, कोडिंग पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, क्यूरीज, ठीक है, लॉजिक्स, वो सारी चीज़ें अपनी पहले आप करें स्ट्रॉन्ग, देन उसके बाद अपने जो है इस प्रोजेक्ट को खुद जो है फिर आप बिल्ड करना स्टार्ट करना, और आप फिर वो बड़ा अच्छे से जो है वो हैंडल भी कर सकते। ठीक है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह जो है कल ही जाके रजिस्टर करता हूँ इसके लिए, और फिर अगेन देखते हैं आगे क्या। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। जी जी। इसके अलावा अगर कोई। नहीं, मैं मेरी तरफ से ठीक है, अगर बाकी है किसी का तो बाकी जी थैंक यू नहीं, सो मच बाकी। कोई मसला नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई होप। अच्छा, जी, जी फहद। मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है फाइबर के रिलेटेड, पूछ सॉरी, लूँ इसमें? फाइबर के रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइबर? जी, फाइबर के रिलेटेड। फाइबर में फाइबर ऑप्टिक्स की बात करना चाह रहे हो? नहीं नहीं, फाइबर जैसे अपवर्क अच्छा, फाइबर वगैरह होता है। फाइबर, फाइबर, ठीक है जी। ठीक है, तो मैं उस पे फाइबर पे काम कर रहा हूँ, इस पे मोबाइल ऐप में। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा फेस किया है कि इसमें काम नहीं आ रहा, लाइक कोई क्लाइंट न्यू नहीं आ रहा। तो ऐसा है कि फाइबर
पे काम नहीं आ रहा है, या फिर ग्लोबली मार्केट इसकी डाउन है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, या क्या इसके रिलेटेड कुछ गाइड करेंगे? जी फहद। इफेक्ट नहीं कर रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, इफेक्ट नहीं कर रही। क्योंकि अभी वो जितना यहाँ पे चला है तो फेसबुक हो रहा है लाभ में, आगे और भी की तरह काफ़ी सारे इकोनॉमिक ठीक हो ग्रोथ। गया। ठीक है। होप सो आपके जो है वो कंसर्न सबके जो है वो क्वेश्चंस वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं तो मज़ीद जो है आपके कंसर्न्स और जो कोडिंग स्किल्स हैं वो आपकी मज़ीद इम्प्रूव होंगी। और आपके जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपके जो है इश्यूज उनको फिक्स किया जाएगा। ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग भी हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोर्स में जो है वो फिर दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।